जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। यदि किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया है तो उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम यही कर रहे थे, आगे भी यही आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl एंड 0.001 मोलर एस्टिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन। देखिए ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में नहीं है, ऐसा मान के कि दोनों का मोलरिटी अलग अलग सॉल्यूशन है, बस एक साथ इसको कंपाइल करके लिख दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए मोलरिटी दिया है HCl का, कितना है 0.001। इसका 10 के पावर में लिख लीजिए पहले, 1 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 में हो गया। अब यही क्या होगा, उसका H आयन का कंसंट्रेशन हो गया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया? इतना ही हो गया। तो इस एच एन कंसंट्रेशन आपको पता हो गया, तो फार्मूले में क्या कर देना है, पीएच वाले फार्मूले में इसको क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन। एच एन कंसंट्रेशन आपको मिल गया है तो रख दीजिए। अब इसको मिलने के बाद इसका क्या मैथमेटिकली एक सॉल्यूशन दे दीजिए। सॉल्यूशन देने के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो 10 के पावर -3 है वो आगे आएगा, तो आगे पहले से माइनस है तो -3 आ गया और लॉग 1 इंटू 10 बचा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 3 हो जाएगा। और लॉग 1 इंटू 10 यानी लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1। ये आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स में ये होता है। और लॉग 100 होता तो कितना होता, 2 होता। चलिए, तो लॉग 3 इंटू लॉग 10 है तो 3 का क्या होगा, 3 हो गया, और लॉग 10 का 1, तो 3 इंटू 1 इंटू यानी क्या हो गया, पी एच इक्वल टू 3। चलिए, HCl का आपका क्या पीएच हो गया, 3। तो सेम मोलरिटी क्या है, एस्टिक एसिड का दिया है, तो एस्टिक एसिड का भी पीएच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों सवाल एक ही में आपको दिया गया था, ये दोनों अलग अलग सोल्यूशन है एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए सोल्यूशन हैज पीएच 3.0, it is diluted 100 times, what is the pH ऑफ सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। देखिए पहले से पीएच दिया है, पहले अभी तक हम लोग देख रहे थे मोलरिटी दिया है, अभी क्या दिया है, पीएच दिया है। और उस सोल्यूशन को कितना टाइम डाइल्यूट कर दिया गया, 100 टाइम्स। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद उसका पीएच पूछ रहा है अब। तो कैसे करेंगे, देखिए पीएच जब दिया है तो पहले क्या करते हैं, उसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो पीएच दिया है तो H आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए ठीक उसका उल्टा कर देंगे, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। और यदि H आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो 10 के पावर में क्या कर देंगे, माइनस पीएच कर दीजिए। ये आपका रिलेशन हो गया H आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो पीएच कितना दिया है, 3 दिया है, तो 10 पावर क्या हो जाएगा, -3। ये क्या हो गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता हो गया। चलिए अब इसका 100 टाइम डाइल्यूशन कर देंगे। 100 टाइम डाइल्यूशन का मतलब कि आप एच आयन कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन है उसको 10 पावर -3 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 टाइम डाइल्यूशन का मतलब उतना गुना क्या कर दे, डाइल्यूशन है इसका मतलब 100 से डिवाइड कर दीजिए, जितना टाइम्स कहे उतना डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10 पावर -2 है ना, 100 आप -3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 पावर -3 पहले से है और 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 पावर -5। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे यदि आपको हैबिट हो जाएगा तो। चलिए अब ये H प्लस आयन कंसनट्रेशन आपको पता हो गया, कितना हो गया आफ्टर डाइल्यूशन, 10 पावर -5 मोलर हो गया। चलिए अब इसको फार्मूले में रख दीजिए। अब फिर पीएच पूछ रहा है तो पीएच निकालने के लिए फार्मूला रख दीजिए। पीएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग 10 पावर -5, क्योंकि इसके एच एन कंसनट्रेशन आपको पता हो गया यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, -5 पहले से माइनस है और लॉग यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस और लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 5 हो गया आपका पीएच। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द पीएच ऑफ टू सोल्यूशन A and B are 2 and 4 respectively. Which of one which one of them is more acidic? What is the ratio of H plus ion concentration of the two solution? देखिए इसमें दो चीज़ दिया है, क्या क्या दिया है, सोल्यूशन ए है और बी है। क्या दिया है, दो सोल्यूशन है ए और बी, उसका पीएच दिया है। इसका पीएच कितना दिया है, 2 दिया है, इसका दिया कितना, 4 दिया है। अब कह रहा है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो जिसका पीएच कम है उसका मोर एसिडिक होगा। कैसे, पहले पीएच दिया है तो जिसका कम, इसका मतलब है कि इसका
आप निकाल सकते हैं कि जिसका पीएच कम, मैंने कहा था कि 7 से इधर जाएंगे तो एचडी करेक्टर बढ़ता है, 7 से इधर जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो इधर क्या है, एचडी करेक्टर है और इधर क्या है, बेसिक करेक्टर है। तो जिसका कम उसका अधिक होगा, तो ये ए क्या है, मोर एसिडिक है। अब कह रहा है व्हाट इज द रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आपको पीएच का क्या, एच एन कंसनट्रेशन निकालना होगा। तो पहले पीएच दिया है तो इसे एच एन कंसनट्रेशन निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको एच एन कंसनट्रेशन निकालना बताया हूँ कि यदि पीएच 2 दिया है और पीएच 4 दिया है तो पीएच इस ए वाले का एच एन कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे। एच एन कंसनट्रेशन निकालने के लिए 10 पावर माइनस पीएच कर दीजिए। तो आपका कितना है, 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा एच एन कंसनट्रेशन ए वाले का। ये वाले का कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 2, क्योंकि पी एच 2 है तो पी एच कर दीजिए पावर में। अब इस बी वाले का निकाल लीजिए। बी वाले का निकालने के लिए एच एन कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक वही से में 10 पावर माइनस पी एच, तो पी एच कितना दिया है, 4 दिया है, कितना हो गया, 10 पावर माइनस 4 क्या हो गया, एच एन कंसनट्रेशन हो गया किसका, बी वाले का। ये पता हो गया। अब कह रहा है कि ये कितना इससे ज़्यादा है इसका, यानी व्हाट इज़ द रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या कर दीजिए, ए अपान बी कर दीजिए। कितना है इसका, 10 पावर माइनस 2 है, इसका कितना है, 10 पावर माइनस 4 है। तो कितना टाइम्स है, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 पावर, ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो -2 + 4 कितना बचेगा, 10 पावर 2। तो इसको 100 आ जाएगा, यानी 100 टाइम ए क्या है, ग्रेटर है। यानी ए क्या है, ए वाला 100 टाइम ग्रेटर है। समझ में आ गया, क्योंकि ये इसका रेशियो कितना आ रहा है, 100, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, कितना, वो भी 100 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन विथ pH 4 एंड pH 10 आर मिक्सड, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। देखिए कह रहा है कि दो सोल्यूशन है, वो दो सोल्यूशन का पीएच क्या है, एक का 4 एक का 10 है। दोनों का इक्वल वैल्यूम क्या किया गया, मिला दिया गया। तो उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच पूछ रहा है। तो पहले इसका कैसे निकालेंगे पीएच। मान लीजिए पीएच 4 वाले का जो आपका पीएच इतना 4 है, तो पीओएच कितना होगा। अच्छा पीएच 4 है तो रहने दीजिए। अब इस 10 वाले का पीएच वाले का पीओएच निकाल लीजिए कितना होगा। तो आपको पता है कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना होता है, 14। तो आपको 10 वाले का पीओएच निकाल लीजिए, 10 14 माइनस पीएच। तो पीएच कितना है इसका, 10 है। 14 में से 10 निकल गया, बचा कितना, 4। ये क्या हो गया, पी ओ एच हो गया। ये क्या है, पी एच। ये क्या है, सोल्यूशन ए है, और सोल्यूशन ये क्या है, सोल्यूशन बी है। अब दोनों का क्या किया गया है, इक्वल अमाउंट में मिलाया गया है। ए और बी का क्या किया गया है, इक्वल अमाउंट मिलाया गया है। ए और बी का इक्वल वैल्यू मिलाया गया है। तो जब इक्वल वैल्यू मिलाएंगे तो इसका पी एच कितना है, पी एच क्या है इसका, 4 है। और इसका बी वाले का पी ओ एच कितना है, 4 है। तो जब पी एच और पी एच बराबर होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो पी एच न्यूट्रल होता है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, पी एच न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पी एच 4 है और दूसरे सोल्यूशन का पी ओ एच क्या है, 4 है। तो दोनों सोल्यूशन मिलाएंगे इक्वल अमाउंट में तो उसका क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी उसका पी एच कितना हो जाएगा मिलाने के बाद, 7 हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का क्या होता है, 7 होता है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि कुछ सब्सटेंस का पीएच कैसे या कितना है, या कुछ याद रख लेते हैं। यानी इसका वैल्यू हम कुछ देख लेते हैं और इसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो अगला हेडिंग है पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सोल्यूशन, जिसको आप समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल होता है। तो इसमें क्या, इधर है सोल्यूशन, इधर क्या है पीएच। तो 1 मोलर एचसीएल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस, यानी जो स्टमक में जूस निकलता है उसका पीएच कितना होता है, 1 से लेकर 3 तक हो सकता है। लेमन जूस का होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक। लेमन जूस यानी बहुत उसमें सिट्रिक एसिड होता है, उसका पीएच क्या है, 2.2 से लेकर 2.4 तक। विनेगर जो सिरके का एसिड होता है, जिसमें जिसको बोलते हैं एस्टिक एसिड, उसका पीएच कितना होता है, 2.4 से लेकर 3.4 तक। देखिए ये रेंज है कि इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इसके बीच का भी हो सकता है। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस में ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिसका पीएच कितना है, 4। अच्छा आप बताइए गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा एसिडिक है कि टोमेटो जूस, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच क्या है, 4.5 से लेकर 5.5 तक।
और यूरिन, देखिए यूरिन आपका एसिडिक है क्योंकि 7 से कम होता है, जनरली ये लेस देन 7 होता है। यहाँ रेंज दिया 5.5 से लेकर 7.5 तक, लेकिन ये क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है, ये एसिडिक होता है यूरिन। चलिए मिल्क, मिल्क क्या है, देखिए 6.8 यानी 7 से क्या है, कम है, तो ये क्या है, एसिडिक है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का, मिल्क एसिडिक होता है। चलिए दूसरा अगला देखते हैं, सोल्यूशन इधर है पीएच। ह्यूमन ब्लड, ये आपके लिए सबसे खास बात है याद रखने के लिए कि ह्यूमन ब्लड का कितना होता है, 7.4। सलाइवा, ब्लड और टीएस सबका क्या होता है, 7.4, कहीं कहीं आपको 7.3 मिल जाएगा। ह्यूमन सलाइवा, अच्छा देखिए ह्यूमन सलाइवा का क्या है, 6.5 है। जब वो, सॉरी मैं आपको सलाइवा बता दिया था 7.4, सलाइवा का एसिडिक होता है, तो ये पीएच ब्लड और टीएस का है, लेकिन सलाइवा क्या होता है, 6.5 एसिडिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। लाइम वाटर 10.5 होता है। लाइम वाटर देखिए बेसिक है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ज़्यादा बेसिक है। और 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन क्या है, 13 है, लेकिन 1 मोलर का क्या होगा, 14, यहीं ध्यान दीजिए, 1 मोलर का 14 है और 0.1 मोलर का 13 है। तो आपको ये कुछ याद रखना है, मेनली आपको ब्लड का याद रखना है और HCl का क्या रखना है, 1 मोलर है तो 0 है। इसके अलावा और सब कंपेरेबल आप समझ सकते हैं कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब इसका पीएच का इम्पोर्टेंस। इम्पॉर्टेंट पढ़ने से पहले इसका मेजरमेंट कैसा करते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो एसिडिक बेसिक का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, पीएच मीटर, पीएच पेपर और पीएच मीटर की सहायता से। तो पहले कैसे मेजरमेंट करते हैं किसी सोल्यूशन का, पहला आपका है इंस्ट्रूमेंट आपके पास, आप जो टूल्स है वो क्या है, बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं पहले से समझ लीजिए। इट इज़ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स का कम्बिनेशन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और भी मेथिल रेड, ये सब सब एक जगह जब मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं, तो वो तो सॉल्यूशन होगा, यदि सॉल्यूशन लैब में है तो अच्छी बात, नहीं तो एक पेपर आता है जिसको पेपर में सुखा लेते हैं, सोक्ड, यानी उसको बोलते हैं पेपर स्ट्रिप इम्प्रीग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी ये जो पेपर है, इस पेपर को क्या कर लिया गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस पर सुखा लिया गया है, यानी एब्जॉर्ब करा लिया गया है। तो अब ये इंडिकेटर के यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर हो गया, यानी ये पेपर हो गया। अब इस पेपर को किसी सोल्यूशन का हमें चेक करना है कि पीएच क्या है, तो इस पेपर को क्या कर देते हैं, उस सोल्यूशन में डीप कर ले जाते हैं, और डीप करने के बाद एक पीएच जो पीएच पेपर आता है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर होते हैं, यहाँ 1 से लेकर 14 तक उसमें आपके कलर होते हैं। पहले का क्या होता है, डार्क रेड, रेड रेड, इधर से देखिए घटता जाएगा रेड, और इधर क्या हो जाएगा, ब्लू, ब्लू से वायलेट की ओर होता जाएगा। तो देखिए यहाँ इस पेपर को यदि सोल्यूशन में डीप कराएंगे, मान लीजिए आपका कोई सोल्यूशन है, उसमें आपने ये पेपर क्या किया, डिप किया, और उसमें कोई कलर चेंज आ गया। अब उस जो कलर आपको पेपर में ऑब्जर्व हो रहा है उसको इसके स्केल के सामने क्या मैच कराएंगे, तो रफली आपको पता हो जाएगा। जैसे ऑरेंज आ गया, तो ऑरेंज का पीएच कितना है, 4 और 5 के पास ऑरेंज है, तो ये रफली आपको पता हो जाएगा कि ये 4 है या 5 है या एसिडिक है कि बेसिक है। तो ये इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि किसी सोल्यूशन का पीएच रफली कितना है। तो ये आपका पीएच पेपर होता है, और ये क्या है, पेपर पर यूनिवर्सल इंडिकेटर सोक्ड कर लिया गया है, जिसे इम्प्रीग्नेटेड पेपर बोलते हैं। ठीक है, अब उस पेपर की सहायता से जो सोल्यूशन है उसका लगभग रफली हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं या मेजर कर लेते हैं। चलिए ऐसा आपको अब इस समय पीएच मीटर आ रहा है, इसके हेल्प से आप एक निश्चित यानी फिक्स्ड पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सोल्यूशन का। तो ये क्या होता है, इन नाउ ए डेज पीएच ऑफ सोल्यूशन इज मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पीएच मीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किसी भी सोल्यूशन का एग्जैक्ट पीएच कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो था किसी भी सोल्यूशन का पीएच एक्चुअली लैब में कैसे करते हैं, कि
कितना पीएच है सॉल्यूशन का। जैसे किसान लोग सॉइल का अपना पीएच टेस्ट कराते हैं। तो ये दो विधियां हैं, इसे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो इम्पोर्टेंस कर सकते हैं या एवरीडे लाइफ में रोल ऑफ पीएच कर सकते हैं। तो पहला रोल क्या है अपने डे टू डे लाइफ में, तो ह्यूमन एंड एनिमल्स में। तो आप जानते हैं कि हमारा ब्लड और टीयर्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। उसका पीएच कितना होता है 7.4। देखिए सलाइवा का ये बदलता रहेगा, तो इसका सलाइवा का तो नहीं, सलाइवा का बेसिक एसिडिक जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है। तो मेनली आपका ब्लड और टीएस क्या है, उसका पीएच कितना होता है 7.4। आप अभी इसके पहले मैं बता चुका हूँ। सलाइवा का चेंज होता रहता है, वो जो खाने के खाते समय या उसके खाने के ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या खा रहे हैं। तो सलाइवा का थोड़ा चेंज वेरिएबल रहता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। देखिए पीएच रेन वाटर का 5.6 से कम हो जाता है, इट बिकम्स मोर एसिडिक एंड इज कॉल्ड रेन एसिड। यानी जब बरसात का जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब एसिड रेन से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो एसिड रेन में सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो एक फिक्स पीएच में ही अपना सर्वाइवल कर पाते हैं। तो क्या इफेक्ट होता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। When acid rain flow into river, the river becomes acidic. As a result, the survival of aquatic life in such river become difficult. जैसे आपका मछली या जो भी एक्वेटिक एनिमल हैं उसमें उनको प्रॉब्लम होने लगता है एसिड रेन से। तो इससे इफेक्ट हो रहा है, एनिमल इफेक्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लांट्स। प्लांट में क्या होता है, it is observed that plant have healthy growth only when the soil has specific pH। यानी कोई भी प्लांट एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही ग्रो करता है और हेल्दी रहता है। यदि उसका पीएच बदल जाए, यदि कोई एल्कलाइन हो जाए या एसिडिक हो जाएगा, तो वो वहाँ पर उस सर्वाइव अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए किसान पीएच का, अपने सॉइल का क्या करते हैं, पीएच टेस्ट कराते हैं। उसके बाद उस सॉइल के लिए कौन सा फसल अच्छा होगा वो डिटरमाइन करके उसका फसल का वो पैदावार करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन डाइजेशन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ HCl। क्या प्रोडक्शन होता है हमारे स्टमक से, HCl। डाइजेशन अकर इन स्टमक इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में, यानी आपका स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। जबकि वेयर एज स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस रेंज में होता है, बेसिक मीडियम में। देखिए जो पेट में पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो एसिडिक मीडियम में होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो बेसिक मीडियम होता है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि डाइजेशन अकर इन ए सर्टेन पीएच रेंज। तो एक सर्टेन पीएच रेंज में ही हमारा डाइजेशन होता है। यदि हम एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम पेट में और बेसिक मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो डाइजेशन सिस्टम में भी हमारा पीएच का बहुत बड़ा रोल है। यदि पीएच चेंज हो जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा और इनडाइजेशन होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा दोस्तों, आप को कभी एसिडिटी हुआ होगा या आपने किसी को हुआ है एसिडिटी, तो आप उसका रेमेडी क्या देते हैं या आप क्या इसका ट्रीटमेंट करते हैं, आप उसका अनुभव किए होंगे। तो एसिडिटी क्यों होता है, इसका कारण क्या है, और एसिडिटी में कौन सा रेमेडी यानी क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो जब हम खाना अधिक खा लेते हैं या तीखा मीठा, तो जब ये एक्सेस फूड हो जाता है तो HCl का प्रोडक्शन भी क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो HCl के प्रोडक्शन से क्या होता है कि उसमें जो हमारे पेट में ऐठन यानी वो शार्प पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। इससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हमें समझ में आता है, कच्ची ढेकार यानी बहुत ज़्यादा ढेकार आता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा ये कंडीशन कहलाता है एसिडिटी, क्योंकि एसिड का जो HCl का सेक्रेशन क्या हो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको कंडीशन बोलते हैं एसिडिटी। और ये क्यों होता है, ज़्यादा खाने से, या आप स्पाइसी फूड ले लिए हैं,
अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका ट्रीटमेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, NaHCO3। ये जब हम ले लेते हैं तो ये बेस होता है, ये एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसको कहते क्या है? एंटा एसिड। यदि एसिड के अगेंस्ट जो लेते हैं उसको बोलते हैं एंटा एसिड। तो ये क्या करता है? एसिड को, जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। तो ये आप रेमेडी यूज कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या खाने वाला सोडा। चलिए नेक्स्ट आपका है टूथ डीके काज्ड बाय एसिड्स। तो टूथ डीके काज्ड बाय एसिड, तो टूथ में आप जानते हैं टूथ के ऊपर एक चिकना यानी बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस होता है। ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एनिमल, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल ऑन आवर टीथ इन द इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द आवर बॉडी। केमिकली इट इज कैल्शियम फास्फेट। ये केमिकली क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट, CA3PO4 का होल थ्राइस। कैल्शियम का +2 होता है, फास्फेट का 3 होता है, 3 इधर आ गया, कैल्शियम का 2 इधर हो गया। चलिए, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हेन pH ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट एंड स्टार्ट्स टूथ डीके बिगिंस। क्या हो जाता है? कैल्शियम फास्फेट घुलना स्टार्ट हो जाता है और इससे क्या होता है? दांत गिरना शुरू हो जाता है। यानी दांत गिरने का कारण क्या है? ज़्यादा एसिडिक वाला फूड आइटम लेना। जैसे चॉकलेट हम लेते हैं तो दांत पर जम जाता है, जो बैक्टीरिया उसको क्या ऑक्सीडाइज कर देता है और एसिडिक प्रोडक्ट बदल देता है। तो इसी कारण से माउथ का एसिडिक करेक्टर यानी एसिडिक हो जाता है। एसिडिक अधिक होने के कारण टूथ डीके हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका। अगला है आपका सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो एनिमल में आप बहुत परिचित होंगे कि चींटी आपको कभी न कभी काटी होगी। तो उसको काटने से इरिटेशन, या मधुमक्खी किसी को काटा होगा तो बहुत आप इसको अनुभव किए होंगे। आपको या किसी और को काटा होगा तो आप उसका अनुभव जानते होंगे कि क्या होता है। तो वहाँ पर इरिटेशन और बहुत जलन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि हनी यानी मधुमक्खी यानी हनी बी और रेड एंट में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह से वेस्प यानी जो पीला वाला भौरा होता है वेस्प, उसमें क्या होता है? बेस होता है। तो एंट और हनी बी काटने से क्या पिंच कर देते हैं बॉडी में? फार्मिक एसिड। इसी कारण से जलन और खुजली होने लगती है। और वेस्प के काटने से भी वही प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या इंजेक्ट करता है? बेस। तो इससे उसको कैसे आप रेमेडी लेते हैं? तो एसिड, जैसे हनी बी और रेड एंट काटा है तो आप अपने घर पर जो सोप है, नहाने वाला सोप या सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, उस जगह पर एरिया पर रगड़ देंगे तो वो एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन यदि पीला वाला भौरा काटे तो आप बेस यानी सोप या सोडियम बाइकार्बोनेट कदापि नहीं यूज करें, क्योंकि बेस में बेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप यदि नींबू अवेलेबल है या टमाटर है तो उसका जूस यहाँ पर अपने एरिया पर रगड़ दें, क्योंकि ये बेस को क्या कर देगा? एसिड न्यूट्रलाइज करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रीगेनिंग साइनिंग ऑफ टर्निस्ड कॉपर वेसल बाय यूज ऑफ एसिड। तो आप देखे होंगे कि कॉपर के जो वेसल्स बने होते हैं तो उस पर क्या होता है? एक लेयर जम जाती है। ए कॉपर वेसल गेट टर्निस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर ऑन surface. When rub lemon on the vessel, the surface is cleaned and vessel begin to shine again. यानी जब कॉपर के वेसल को हम कुछ दिनों के लिए रखते हैं हवा में खुला, तो उस पर ही एक कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, जो बहुत ही शाइनिंग उसका क्या करता है? पीतल के बर्तन को ख़राब कर देता है, यानी शाइनिंग उसका चला जाता है। तो उसको हटाने के लिए क्या कर देते हैं? नींबू का जो रस है उसको उस पर रगड़ देते हैं, क्योंकि नींबू के रस में क्या होता है? एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। वो जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसको क्या करता है? डिजॉल्व कर देता है, हटा देता है। इसलिए फिर से क्या होता है? बर्तन फिर से चमकने लगता है। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर फैटिक काज बाय लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो यदि आप एक्सरसाइज करते होंगे तो आपको थकान और स्टिफनेस यानी कड़ापन हो जाता होगा किसी किसी मस्कुलर मसल्स में। तो उस वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता तो वहाँ लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इससे हमें क्या होता है? थकान हो जाता है। तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? आप कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं या थोड़ा पानी अधिक पी लेंगे तो वो लैक्टिक एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर क्या हो जाए? सीक्रेट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। इसलिए आपको
कुछ देर के बाद आराम मिल जाता है। चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? आप इस वीडियो में क्या चेंज करना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।